तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे भारतीय इतिहास के प्रश्न देख लेते हैं। तो भारतीय इतिहास में कहा जाता है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की जो पूजा संबंधित थी सभी को पता होगा कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वहाँ पर देवी माता की पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा, कहता है किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कौन से 3 वेद हैं जिनको मिला करके वेदत्रयी कहा जाता है, तो वो आप यहाँ हो जाएंगे आपका 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि इसको ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, यानी कि अथर्ववेद को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। पहले ये 3 आपके जो हैं इनको वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बौद्ध धर्म में कमल का संबंध बुद्ध के जीवन से किस घटना के साथ है। तो क्या देखिए, जो बौद्ध धर्म का संबंध है कमल का, वहाँ पर इस घटना के साथ एक संबंध इनको दिया गया है। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा जन्म, यानी कि कमल दिखाता है कि इनके जन्म का संबंध है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 4, कहता है कि निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पर किनके सिक्के जो हैं वो संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गुप्त काल में क्या हुआ था, जो यहाँ पे समुद्रगुप्त थे उन्होंने क्या किया था, अपने सिक्कों पे वीणा बजाते हुए फोटो उन्होंने छपवाया था। तो इससे पता चलता है कि जो गुप्त काल था उसमें जो सिक्के चलते थे वो संगीत प्रेमी या फिर संगीत प्रेम दर्शाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कौन इतिहासकार पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी थे। तो गाइस देखिए, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की हार हुई थी। तो पानीपत का तृतीय युद्ध के जो प्रत्यक्षदर्शी थे, यानी जिन्होंने उनको साक्ष्य देखा था, बिल्कुल साक्षात देखा था, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वो थे काशीराज पंडित। इन्होंने प्रत्यक्षदर्शी थे यहाँ पे उस समय पानीपत के तृतीय युद्ध के। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए अब आपके 5 प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था, तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1946 में ही प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था। तो 1946 में क्या हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन जो था वो 1946 में ही भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को गोंडा की जेल में फांसी दी गई थी। तो गाइस गोंडा कहाँ पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो गोंडा में फांसी दी गई थी, किनको दी गई थी, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र लाहिड़ी। तो राजेंद्र लाहिड़ी को यहाँ पर गोंडा की जेल में फांसी दी गई थी, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 8, कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। तो देखिए, कांग्रेस का एक अधिवेशन था जिसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, तो वो कौन सा अधिवेशन था। तो गाइस देखिए, जो 22वां संविधान अधिवेशन था आईएनसी का, उसमें जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि निम्न में से किसका संबंध रामकृष्ण मिशन से था। तो रामकृष्ण का मिशन जो है वो 1897 में आपको पता होना चाहिए प्रारंभ हुआ था, और ये किससे है जुड़ा हुआ, ये स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। स्वामी विवेकानंद से संबंधित है रामकृष्ण मिशन। क्वेश्चन नंबर अगले देख लें। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी पीटी के बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की है। तो दोस्तों, यूपीएससी पीटी की डेट अनाउंस हो चुकी है, 18 सितंबर को आपका एग्जाम है। इससे पहले अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो ये संपूर्ण गाइड आप ले सकते हैं। इसमें देखिएगा सारा सिलेबस आपको कवर किया गया है, जितना भी सिलेबस आपके पीटी एग्जाम में आना है। आप सभी को पता है कि इस पीटी एग्जाम में सब कुछ यहाँ पर कवर किया गया है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी, तो सब कुछ इस बुक में आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा इसके पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो पाठ्यक्रम आपको पता है पीटी का, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही जाएंगे नीचे तो देखेंगे कि इसमें आपको सारे अध्याय वाली चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हिस्ट्री में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा भाग 2 में, ठीक है। इसी तरीके से विश्व भूगोल, प्रारंभिक गणित, यानी कि एक ही बुक में जितना भी पीटी में आपका सिलेबस आना है सब कुछ देखने को मिल जाता है। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो 2 पेपर हुए, बेसिकली एक प्रथम पाली का और सेकंड पाली का, वो भी देखने को मिल जाता है, ठीक। यूपीएससी का ये पेपर है। तो इसको आप अगर लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से डायरेक्ट आप मंगा सकते हैं, और किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल से जाकर इसको ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, उसमें भी आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। तो इसका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं आप अपनी तैयारी के लिए।
तो गाइस 10वां प्रश्न यहाँ पे कहता है कि मिदानपुर जिला मजिस्ट्रेट पर गोली चलाने के आरोप में किसको सजा हुई थी। तो मिदानपुर जिला मजिस्ट्रेट पर गोली चलाने के आरोप में जो सजा हुई थी 10 का राइट आंसर सी, यानी कि वो हुई थी ब्रज किशोर चक्रवर्ती को। तो ब्रज किशोर चक्रवर्ती को मिदानपुर जिला मजिस्ट्रेट पर गोली चलाने के आरोप में सजा सुनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं अगला। तो भूगोल में है, भूगोल में आपके 5 प्रश्न पूछे जाने हैं। तो कहता है पहला कि निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूलकणों से हुई थी। तो सबसे पहले जो पृथ्वी की उत्पत्ति का सुझाव दिया गया था वो कौन थे, तो उनका नाम हो जाएगा 11 का ऑप्शन डी, यानी कि ओ रिमड। तो ओ रिमड ने कहा था कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है गैसों और धूल के कण यानी कि पार्टिकल से हुई है। उसके बाद यहाँ पे हिग्स बोसॉन की थ्योरी आई थी जिन्होंने यहाँ पे बोला था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 12 कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे देखिए रूपांतरित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी, यानी कि ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है। तो ज्वालामुखी जब फटता है तो सबसे अधिक गैस कौन सी निकलती है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यानी कि जलवाष्प निकलता है सबसे ज़्यादा उसमें से। और यहाँ पे एक प्रश्न आता है ज्वालामुखी से कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, वो है बैरन ज्वालामुखी। याद रखेंगे कौन सा है, बैरन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं, वो हो जाएगा आपका 14। कहता है कि माउंट एटना पर्वत कहाँ पर है। तो माउंट एटना पर्वत कहाँ पर है, ये क्या है, देखिए ये एक ज्वालामुखी का पर्वत है। माउंट एटना जो है एक ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित पर्वत है। जब ज्वालामुखी फटता है तो गई इसमें से बहुत सारा लावा निकलता है और वहाँ पर वो जम जाता है ठंडा होकर, तो वो पर्वत का रूप ले लेता है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है कि सिस्मोमीटर क्या मापता है। तो सिस्मोमीटर जो है वो क्या मापता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये भूकंप की गति को मापता है। तो आप सभी को पता है कि हाल ही में अभी एक कंट्री है हैती, जहाँ पर एक उनके राष्ट्रपति का भी हत्या कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे भूकंप भी आया तो उसमें बहुत सारे लोग मर गए, लगभग 7 के आसपास वहाँ की तीव्रता थी भूकंप की। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 प्रश्न। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के 5 प्रश्नों में कहता है कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था। तो जीएसटी जो सबसे पहले लागू करी गई थी वो भारत के किस राज्य में लागू करी गई थी। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, यानी आसाम जो है, आसाम में सबसे पहले यहाँ पर भारत में जीएसटी लागू करी गई थी। और सबसे पहले जिस कंट्री में लागू करी गई थी उस कंट्री का नाम हो जाएगा फ्रांस, और फ्रांस से ही हमारी जीएसटी ली गई है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि आंध्रा बैंक कौन से बैंक में मर्ज हुआ है। तो गाइस देखिए जो आंध्रा बैंक है वो हाल ही में किस बैंक में मर्ज हुआ है। तो इस समय जो टोटल यहाँ पर देख सकते हैं कि बैंकें हैं उनको बाद में मर्ज कर दिया गया था। तो यूनियन बैंक में आंध्रा बैंक को मर्ज किया गया है। जिसका अकाउंट आंध्रा बैंक में होगा उसको तो आसानी से ही पता होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लिया 18 कहता है कि प्रधानमंत्री द्वारा मेक इन इंडिया की शुरुआत कब करी गई थी। तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो मेक इन इंडिया की शुरुआत करी गई 15 का जो 18 का राइट आंसर है वो देख लेते हैं, तो वो हो जाएगा 2014 में, यानी कि 2014 में, ठीक है। जब इनकी सरकार आई थी तब इन्होंने मेक इन इंडिया की शुरुआत करी थी, इसको याद रखेंगे, मेक इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में। मिश्रित का मतलब क्या होता है, जिसमें निजी और यहाँ पे जो सरकारी चीज़ें होती हैं वो संयुक्त रूप से साथ साथ चलती हैं, तो वो हो जाएगा अपना भारत, यानी कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो बहुत सारे देशों में क्या होती है, कहीं पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है तो कहीं पर और अर्थव्यवस्था होती है, लेकिन भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसको याद रखेंगे। गाइस क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसको माना जाता है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है किसको, 20 का राइट आंसर ए, यानी कि नॉर्मन बोरलॉग को। तो नॉर्मन बोरलॉग जो है विश्व में हरित क्रांति के लिए फेमस है और इनको इसके लिए जाना जाता है। और अपने भारत की बात करते हैं तो उसमें MS स्वामीनाथन को क्रांति के लिए जाना जाता है अपने यहाँ। और हरित क्रांति का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ा था, गेहूँ और चावल की फसलों पर पड़ा था, इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले देखिए, कहता है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन थे। तो 21 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पे देखिए जो एक अधिनियम आया था उसके बाद क्या हुआ, भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हो गई। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम, यानी कि जो 1892 था भारतीय परिषद अधिनियम, उसके तहत क्या हुआ, जो भारतीय विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्राप्त हो गई, यानी कि अब भारतीय भी बजट पर चर्चा कर सकते थे।
कि नहीं इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है, इस पे बजट ज़्यादा बनाइए, ये सब चीज़ें यहाँ पर अलाउ कर दी गई थी 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 22 कहता है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान को मौलिक संरचना का अंग स्वीकार दिया था। तो यहाँ पर देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रस्तावना है हमारी उसको भारतीय संविधान को मौलिक संरचना का अंग स्वीकार किया। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो था केशवानंद भारती विवाद। यानी कि केशवानंद भारती का जब विवाद था सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, तो उसमें इसको साबित किया गया था कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान को मौलिक संरचना का एक अंग स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है। तो भारतीय संविधान के अनुसार क्या है, जीवन का अधिकार जो है वो आपका मौलिक अधिकार है, यानी कि आप अपनी मर्जी से मर भी नहीं सकते। अगर आप मरना चाहते हैं तो ये भी एक कानूनी अपराध होगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो आप जान नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये जीवन जीने का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, कोई आपके जो है इस अधिकार को छीन भी नहीं सकता है, ठीक है। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि ये चीज़ें संविधान में मेंशन करी गई हैं। इसीलिए देखिए जो आत्महत्या होती है उसको भी यहाँ पे गैर कानूनी माना गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है कि संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट में विषयों की संख्या कितनी है। तो संघ सूची जो है उसमें टोटल जो विषयों की संख्या है इस समय वो कितनी है, तो 24 का हो जाएगा यहाँ पे 100। देखिए जो विषय होते हैं संघ सूची या फिर संघ सूची, ठीक है, या फिर राज्य सूची, तो इसमें चेंज हुआ करते हैं। तो विषय जब चेंज होते हैं तो वहाँ पर इसकी संख्या पूछ ली जाती है। तो इस समय क्या है, यूनियन लिस्ट में जो संघ सूची इसमें टोटल 100 यहाँ पे विषय हैं, इसको याद रखेंगे, टोटल 100 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंधित नहीं है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है आपको पता है ये किससे रिलेटेड है, 73वां संविधान संशोधन से, और ये अनुच्छेद 40 में दी हुई है। तो यहाँ पे 25 में एक समिति है जो इससे संबंधित नहीं है, उसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का, ठीक है, वो हो जाएगा यहाँ पर के संथानन समिति, ठीक है, के संथानन समिति ये बोला है, इससे संबंधित नहीं है। तो गए इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसके आंसर पे, तो आप क्लियर करके ज़रूर से बताइएगा। अगले प्रश्न देख लेते हैं समान विज्ञान। तो समान विज्ञान जो है उसमें कहा गया है कि चंद्रमा से प्रकाश की धरती पर पहुँचने में कितना समय लगता है। अब यहाँ पे देखिए ये चंद्रमा से प्रकाश को धरती पर पहुँचने की बात कर रहा है, ना कि सीधे सूर्य से धरती पर। सूर्य से धरती पर पहुँचता है लगभग यहाँ पर 8 मिनट में, लेकिन जो चंद्रमा से प्रकाश की धरती पर जो पहुंचता है उसका राइट आंसर हो जाएगा 1.26 सेकंड, यानी कि 1.26 सेकंड में यहाँ पर चंद्रमा से प्रकाश धरती पर पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 27 कहता है कि प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है किस कोशिकांग में होता है, इसको याद रखेंगे। 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है, इसको याद रखिएगा, क्लोरोप्लास्ट इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं 28। तो 28 में बोला गया कि डायलिसिस में से कौन सी प्रक्रिया शामिल है। तो डायलिसिस जो होती है उसमें कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रक्रिया होती है जो डायलिसिस में यूज करी जाती है, इसको याद रखेंगे, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि रेडियोधर्मी तत्वों के समूह को क्या कहा जाता है। तो गाइस जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, रेडियोधर्मी तत्व होते हैं, इनके समूह को एक नाम दिया जाता है पीरियोडिक टेबल में, वो कहते हैं एक्टेनाइड। तो एक्टेनाइड जो होते हैं वो यहाँ पर रेडियोधर्मी के तत्वों के समूह को हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखे कहता है 30 में, तो बहुत ही आसान है, कहता है कि मानव कोशिका में होते हैं। तो मानव कोशिका में क्या होते हैं, सभी को पता है कि यहाँ पर 2 जोड़े होते हैं 23-23 के, तो टोटल जो है 46 गुणसूत्र होते हैं मानव कोशिका में, इसको याद रखिएगा, टोटल 46 होते हैं। और यहाँ पे XY जो होता है ये ह्यूमन के लिए होता है, और XX होता है, माफ़ कीजिए, मेल के लिए होता है, और यहाँ पे XY जो होता है XX होता है जो वो आपके फीमेल के लिए होता है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो जिम्मेदार कौन होता है, जिम्मेदार होता है बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए पिता, यानी कि उसमें XY क्रोमोसोम होते हैं, तो उसी की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गाइस प्रश्न हम सारे करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम जीएस का सेक्शन निपटा देते हैं, क्योंकि 50 का जीएस का सेक्शन पहले करा देंगे, बाकी जो नॉन जीएस का सेक्शन है वो हम बाद में करने वाले हैं। तो गाइस देखिए समान जागरूकता यानी कि जो जनरल अवेयरनेस है, इसके आपके 10 प्रश्न आने हैं एग्जाम में। तो जनरल अवेयरनेस को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखें। तो पहला प्रश्न कहता है कि वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है। तो वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली जो सतह है वो देख लेते हैं। तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा
ट्रोपोस्फेयर यानी कि जो सबसे निचली सतह है उसको ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। इसी में क्या होता है, आपकी सारी मौसम की घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश, वर्षा, ठीक है, ये सारे के सारी चीज़ें जो है ये ट्रोपोस्फेयर में होती है। ये सबसे निचली सतह पाई जाती है अपने वायुमंडल में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देख लेते हैं। कहता है 82 में कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से जो प्रकाशित करी जाती है वो करी जाती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि जो IMF है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इससे यहाँ पर एक जारी करी जाती है विश्व आर्थिक रिपोर्ट, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। तो अजमेर जो है, ठीक है, वहाँ पर एक बहुत ही फेमस सूफी संत की दरगाह है, उसको क्या नाम है, तो उनका नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में जो है दरगाह है, सूफी संत थे ये। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है किस पड़ोसी देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भैया ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है, जितने प्रैक्टिस सेट देखेंगे सब में आएगा, तो ये बांग्लादेश हो जाएगा, इसको याद रखेंगे। बांग्लादेश पड़ोसी देश है जो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है। ये कब आज़ाद हुआ था, 1971 में, ये पाकिस्तान से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें 85 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में चीन का कौन सा स्थान है। तो गाइस देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में चीन की बात कर लेते हैं, कौन सा स्थान है, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा 30, यहाँ पे तीसरा, यानी कि जो सी आज का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर। तो चीन जो है जो वो आपका जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है, इंडिया का यहाँ पर दूसरा स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो इंडिया का स्थान है वो 7वां है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 86 कहता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन है। तो सभी को पता है कि जिसका हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं पीटी, 20 लाख लोग इसमें फॉर्म भरे हैं, तो इसी से पता चलता है जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, तो इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला कहता है 87 कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है। तो कौन सा संसद का कार्य नहीं है वो देखना है। तो इसमें से देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर आपके देखे 4 दिए हुए हैं। तो 87 की अगर बात कर लेते हैं तो संसद का जो कार्य नहीं है वो देखें। तो पहला देखें क्या कहता है, संसद कानून बनाने और वित्तीय कार्य, बजट संबंधी कार्य करती है। बिल्कुल सही है, संसद का काम ही यही होता है कि संसद कानून बनाए और वित्तीय कार्य करे। दूसरा कहता है कुछ संसद कुछ चुनावी कार्य करती है, जैसे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्यों द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगला कहता है कि संसद संविधान संशोधन पर चर्चा करती है, उन्हें लागू करने का अधिकार रखती है। तो संसद संविधान संशोधनों पर चर्चा करती है और उन्हें लागू करने का अधिकार रखती है, तो ये इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगला देखिए, ऑप्शन तो कहता है कि संसद के पास कार्य करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहले ही गलत हो गया, तो यही इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा था कि इसमें से संसद का कौन सा कार्य नहीं है, तो ये कार्य नहीं है, बाकी ऊपर के तीनों कार्य जो है संसद के द्वारा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जब मनाया जाता है वो डेट होती है 7 अप्रैल, इसको याद रखेंगे। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ब्रिक्स बैंक जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो 89 का राइट आंसर ए हो जाएगा, वो संघाई में है। चाइना का एक शहर है, बहुत ही घना शहर है जो यहाँ पर संघाई है, याद रखिएगा। ब्रिक्स बैंकों का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखें 90 कहता है कि श्रीमती एन राजन का संबंध निम्नलिखित में से किस एक वाद्य यंत्र से है। तो श्रीमती एन राजम जो हैं उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। 90 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ये वायलिन के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, तो इनको याद रखिएगा, वायलिन से संबंधित हैं एन राजम। अगला प्रश्न देखें तो गाइस करंट अफेयर के प्रश्नों पर नजर डालते हैं। तो सामयिकी में देखें तो पहला कहता है कि 51 में इम्पॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का है। तो उत्तर प्रदेश के किस एयरपोर्ट को एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेवर एयरपोर्ट। याद रखिएगा ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है, जेवर एयरपोर्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 92 कहता है कि अब देखिए उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत कितने नगर निगमों को स्मार्ट एवं सेफ सिटी के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये टोटल 7
शहरों को विकसित किया जाएगा इस योजना के तहत, जिसका नाम है राज स्मार्ट सिटी योजना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 93 कहता है, उत्तर प्रदेश का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यूपी के करंट अफेयर यहाँ पे देख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला श्रद्धि समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, तो ये महिला श्रद्धि समारोह आयोजित किया गया कहाँ पर? 93 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गाजियाबाद में महिला श्रद्धि समारोह आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 94 कहता है कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण संशोधन के तहत किस जनजाति को शामिल नहीं किया गया है? तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण संशोधन के तहत किस जनजाति को शामिल नहीं किया गया? उसमें हो जाएगा 94 का ए, यानी कि जो बुक्सा जनजाति है इसको शामिल नहीं किया गया है जो मुख्यमंत्री आवास योजना है। बाकी साहली, कोल, थारू, इन सारी यहाँ पे जनजातियों को शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, यानी क्या कहते हैं इसको, इंटरनेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स में 2021 की जो आई है उसमें शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो 95 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि फिनलैंड जो है वो पहले नंबर पर है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग खुश रहते हैं, कुशल मंगल रहते हैं। ठीक है, 95 का राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला कहता है कि वर्ष 2021 में सबसे ज़्यादा फांसी की सज़ा किस देश में दी गई हैं? तो 2021 में सबसे ज़्यादा जो फांसी की सज़ाएँ सुनाई गई वह देश है 96 का सी, यानी कि ईरान में सबसे ज़्यादा फांसी की सज़ा सुनाई गई, सबसे ज़्यादा मृत्युदंड दिया गया, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत का जो स्थान है 97 का ए, यानी कि 140। तो याद रखिएगा वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में जो 2021 में इसका स्थान है वो है 140, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहते हैं कि जल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया? तो जल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया? इसका राइट आंसर है आपका डी, यानी कि एनएचपीसी। एनएचपीसी ने जल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है कि कैच द रेन अभियान किस मिशन के तहत शुरू किया गया? तो कैच द रेन का मतलब क्या होता है? जो बरसात का पानी होता है उसको हमको संरक्षित करना है ताकि हमारा भौम जल बढ़े, यानी कि जो हमारा वाटर लेवल है वो बढ़ जाए और आने वाले समय में पानी की किल्लत ना रहे। तो ये किया गया है राष्ट्रीय जल मिशन योजना के तहत, याद रखेंगे। 99 का है राष्ट्रीय जल मिशन योजना के तहत कैच द रेन अभियान चालू किया गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है कि गो इलेक्ट्रिक अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो गो इलेक्ट्रिक अभियान किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो 100 का राइट आंसर है सी, जिसका नाम है सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय। ठीक है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ये किसके अंडर में है? अभी ये है नितिन गडकरी के अंदर में, ये यहाँ पे इसके मंत्री हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो गो इलेक्ट्रिक अभियान है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा चालू किया गया। अब अगले प्रश्नों पे चलें। तो गाइस यहाँ पे आप समान हिंदी के आपके पास 5 प्रश्न आने हैं इस एग्जाम में। तो कहता है 56 में कि कौन सा स्त्रीलिंग है? तो इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है, इसको कैसे यहाँ पे पहचानेंगे? तो मैंने बताया था कि आप इस सेंटेंस को यूज़ कीजिए। तो मान लीजिए जो है शशांक, तो आपको पता है कि लड़के का नाम है, लेकिन क्या है दरवाज़ा जो है होता है, पंखा चलता है, लेकिन सजावट जो है होती है। इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सजावट की जाती है, होती है। देखिए स्त्रीलिंग का भाव आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि आधी रात का समय वाक्य का कौन सा होगा? तो आधी रात का जो समय है उसको एक वाक्य में कहें तो उसको क्या कहते हैं? 57 का राइट आंसर डी, यानी कि निशीथ। निशीथ कहा जाता है जो आधी रात का समय होता है शुद्ध हिंदी में, या फिर एक वर्ड जो होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द में। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा गया कि दीर्घ आयु शब्द का विलोम क्या होगा? अब दीर्घ आयु क्या मतलब होता है? जो बहुत लंबे समय तक जिए। तो 58 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी आयु, यानी कि अल्प आयु हो जाएगा, जो कम समय तक जिए। दीर्घ आयु होते हैं ना, कहते हैं भैया किसी का आशीर्वाद लगे दीर्घ आयु हो, तो बहुत लंबे तक जियो, कड़िल कड़िल के चलो बुढ़ा जाओ। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि परिणाम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो परिणाम का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होता है?
तो वो होगा यहाँ पर प्र प्लस नाम, इसको याद रखेंगे, प्र प्लस नाम जो है वो प्रणाम का संधि विच्छेद होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है कि अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो अंडे का शहजादे का मतलब जो होता है 60 का वो देखें वो हो जाएगा अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि जो यहाँ पर अंडे का शहजादा होता है मतलब वो बहुत अमीर होता है, या फिर कुछ इसी तरीके समझ लीजिए कि वो कभी बाहर नहीं निकला, जैसे कुआं का मेंढक होता है उसी तरीके से अंडे का शहजादा है वो अनुभवहीन व्यक्ति है, उसको कुछ पता नहीं है, बस वो मार्केट में आ गया है। इस तरीके इसको याद रख सकते हैं, अंडे का शहजादा। अगले प्रश्न की ओर चलें। तो गाइस अगले 5 प्रश्न आपके आएंगे, किस चीज़ के रहेंगे, वो प्रारंभिक अंक गणित के रहेंगे। अंक गणित आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आएगा, बहुत आसान प्रश्न आएंगे, तो इसको आराम से आप कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ मत कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी मैथ आपको आनी चाहिए, बस उसी से आपका यहाँ पे कल्याण हो जाएगा इस मैथ के प्रश्नों में। आप देखें पहला प्रश्न कहता है कि 30 संख्याओं का औसत 40 है और 40 संख्याओं का औसत 30 है। अब भैया देखिए 30 संख्याओं का औसत 40 है और 40 संख्याओं का औसत 30 है, तो क्या करेंगे हम, योग निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 40 30 का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा, 4 3 12, ये 1200 हो गया, ये 1200 हो गया, फिर यहाँ पे ये भी 1200 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि हमको औसत ही तो निकालना है। अब यहाँ पे अपॉन में कितना करेंगे, 30 संख्याएं हैं और 40 संख्याएं हैं, तो 30 40 70 करेंगे अपॉन में, याद रखिएगा। तो 12 12 24 हो जाएगा, 2400 अपॉन 70 हो जाएगा, कितना आएगा आप देख सकते हैं। इसको इस तरीके से काट लीजिए, फिर 7 से इसको काटिएगा, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 34 सही 2/7, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 तो बिल्कुल आसान एकदम हलवा क्वेश्चन है। अब देखिए कहा गया कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या 70% लड़कियां हैं, लड़कों की संख्या 510। अब 70% लड़कियां हैं तो टोटल कितने होंगे, 100% लेते हैं हर चीज़ को हम पूरी वैल्यू, तब 70% लड़कियां हैं तो क्या हो जाएगा, 30% लड़के हो जाएंगे। अब 30% जो लड़के हैं वो किसके बराबर है, 510 के बराबर है। यहाँ पे देखिए ना, पूरा टोटल लड़कों की संख्या 510 है, तो अब बोला है 30% जो है वो 510 के बराबर है। तो कुल विद्यार्थियों को निकालना है तो 100% निकालना है, तो बहुत आसान है, 510/30 और निकालना कितना है 100%। अब इसको काट देंगे, तो यहाँ पे क्या 17 से कट जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1700, यानी कि 1700 को टोटल यहाँ पर विद्यार्थी हैं एक विद्यालय में, याद रखें। इस तरीके से करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि 33 कहता है 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखें एक दिन में क्या होता है, 24 घंटे होते हैं, ठीक है, एक घंटे में 24 घंटे होते हैं। फिर अब 24 घंटों में मिनट कितने होते हैं, 24 गुणे 60 कर दीजिए, तो 60 हो गया, तो कितना होगा 1440, यानी कि एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। अब क्या बोला है यहाँ पर कि 45 मिनट को एक दिन में कन्वर्ट करना है, तब क्या 45 मिनट यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे आप रख देंगे इसको 24 गुणे 60 यानी कि 1440 को। अब इसको काट पीट लीजिए, काट पीटने के बाद आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1/32। क्वेश्चन नंबर 34 अब कहता है कि 3 संख्याओं का योग 2 है, 3 संख्याओं का योग 2 है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/2 गुना है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4 गुना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब जो पूछता है उसी को हम x मानते हैं, इसी की चोटी पकड़ें तो ये क्या हो जाएगा, हमने दूसरी संख्या को मान लीजिए सेकंड संख्या जो है हमारी वो x है। अब जो है फर्स्ट संख्या क्या होगी, फर्स्ट में बोला गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/2 है, अब ये हो जाएगी x/2। अब कहता है थर्ड संख्या, अब थर्ड संख्या क्या होगी, थर्ड संख्या कहता है कि तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 1/4 गुना है, ये हो गया x/4। हमारे पास 3 इक्वेशन मिल गई। अब क्या कहता है कि टोटल सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने पे क्या होगा x+2 प्लस x+4, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्या का योग 2 पहले दे रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, एलसीएम लीजिए, नीचे आएगा 7x = 8, तो x की वैल्यू जो आएगी वो 8/7, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35
35 में कहता है इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, इस तरीके है, तो x प्लस वाई का हमको यहाँ पर वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये आपको दिख रहा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम अगर खोलें, इसी को हम खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा √3, क्योंकि ये a स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 2ab हो जाएगा, 2 इंटू √3 इंटू 1 हो जाएगा। इसको नहीं छेड़ना, इसको ऐसे लिखे रहने दीजिए। अब यहाँ पे हमने इसको खोल लिया। अब खोलने के बाद क्या आ जाएगा 4 प्लस 2√3 ये हो गया। उसके बाद क्या है x प्लस √3y। अब यहाँ पे दोनों टर्म जो दिख रहे हैं आपको, इनको कंपेयर कर लेंगे तो कंपेयर करने पे क्या आएगा, x की वैल्यू 4 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो पूछा क्या है x प्लस वाई की जो यहाँ पे वैल्यू तो पूछा है, तो 4 प्लस 2 हो गया 6, यानी कि 6 आपका राइट आंसर हो गया। अब मैथ के क्वेश्चन हमने कर लिए आराम। तो गाइस अब क्या लेंगे, हम यहाँ पे इंग्लिश की 5 प्रश्न लेने वाले हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में ये अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 3 प्रश्न जो हैं वो एरर के दिए हुए, यानी कि इसमें ढूंढना है कि इसमें कौन सा पार्ट जो है ग्रामेटिकली एरर दिया हुआ है। तो अब 71 में देखिए, तो इंग्लिश में पहला प्रश्न कहता है कि इसमें क्या गलत है। तो अब यहाँ पे इसको पढ़े तो कहता है नाइदर और। तो आप सभी लोग इतना तो जानते होंगे कि नाइदर के साथ नॉर लगता है, आइदर के साथ और लगता है। तो इसमें गलत क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं नाइदर ही और नहीं होगा, यहाँ पे नाइदर नॉर होना चाहिए। ये आपका राइट आंसर हो गया बी का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि बीइंग अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन ही डिपेंडेंट ऑन मिल्क एंड फ्रूट एंड हैड टू कुक फॉर हिमसेल्फ। अब यहाँ पे 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो देख लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये आपका हो जाएगा हैड टू कुक फॉर हिमसेल्फ, यहाँ पर नहीं होगा, यहीं पर एरर है, याद रखें। इस तरीके से इसको प्रश्न को करना है। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि इवन दो द शर्ट इज रैदर एक्सपेंसिव बट आई विश टू परचेस इट विद माई ऑन मनी। अब यहाँ पे देखें, इसको अगर आप पढ़ते हैं तो क्या लगता है कि यहाँ पे रैदर के साथ जो है ना वो बट नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैदर के साथ बट नहीं लगेगा तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैदर के साथ बट का यूज हम नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगले देखिए 74 से 75 में एक पैसेज है। पैसेज आपका दिया है मिस्टर रॉलैंड हिल के बारे में। अब यहाँ पर देखिए इस पैसेज को मन हो तो पढ़ लीजिए, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, ठीक है। तो 2 मिनट का टाइम कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको वीडियो पॉज करना पड़ेगा। तो वीडियो पॉज कीजिए, इस पैसेज को पढ़िए। तो उम्मीद है आपको पैसेज पढ़ लिया होगा, बहुत ही छोटा सा पैसेज था, एक बार और पॉज करके पढ़ लीजिए, 2 लाइन और बच गई थी। तो अब 74 में कहता है कि द स्टोरी यूजर्स आयरनी एज अ टेक्निक बिकॉज। तो जो स्टोरी यूजेस आयरनी, तो कहता है कि जो उसमें स्टोरी दी गई है, आयरनी का मतलब होता है यहाँ पर जो विडंबना होती है, ठीक है, इस तरीके की। तो यहाँ पे देख लेते हैं 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए द वुमेन रिटर्न्ड हर ऑन ब्रदर्स लेटर विदाउट ओपनिंग इन। तो यानी कि जिसकी आयरनी यही थी, उसकी महानता यही थी कि उसने जो है उसका लेटर ब्रदर का पढ़ा नहीं और ऐसे उनको दे दिया। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि द वुमेन रिटर्न द लेटर टू द पोस्टमैन बिकॉज। तो द वुमेन जो थी उसने लेटर रिटर्न कर दिया पोस्टमैन को, क्योंकि यहाँ पे 75 का जो क्या हो जाएगा वो राइट आंसर है सी, क्योंकि सी ऑलरेडी न्यू द कंटेंट्स ऑफ द लेटर, क्योंकि वो ऑलरेडी जानती थी कि इस लेटर के अंदर क्या लिखा है, इसीलिए उसने उस लेटर को वापस कर दिया पोस्टमैन को। अब गाइस क्या है, अब आपके रीजनिंग के प्रश्न बचे हैं 5, ठीक है। तो रीजनिंग के 5 प्रश्नों में हम देखेंगे कैसे है। तो 76 में यहाँ पर आपको सिटिंग अरेंजमेंट का दिया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि सिटिंग अरेंजमेंट आपके इस एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही लंबा चौड़ा प्रश्न है, इसको हम करने बैठेंगे तो 5 मिनट तो आपको इसी में चले जाएंगे। तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन का, या फिर वीडियो पॉज करके इसको आराम से कर लीजिए। फिलहाल आंसर मैं इसको बता देता हूँ, लेकिन मैं करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस है कम। तो 76 का राइट आंसर क्या आएगा, पी आ जाएगा, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 77 कहता है कि निम्न में से भिन्न शब्द का चयन करें। अब इसमें से भिन्न शब्द कौन सा हो जाएगा वो देखें। तो 77 में जो भिन्न है, निराई, जुताई, जुताई तो भैया सेम ही दिया हुआ है।
तो निराई जुताई यहाँ पे कटाई होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, ये फसल से रिलेटेड हैं। लेकिन यहाँ पे जो खरीफ है ना, ये फसल चक्र से रिलेटेड है, यानी कि खरीफ फसल बोई जाती है, उसके बाद यहाँ पे रबी की फसल ठंडियों में बोई जाती है। तो ये खरीफ यहाँ पे अलग है, बाकी निराई जुताई एक ही फसल में सारे काम होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 कहता है किसी महीने का 11वां दिन शुक्रवार था, पिछले महीने का अंतिम दिन कौन सा होगा। अब किसी महीने का जो 11वां दिन है वो शुक्रवार है, इसको याद रखिए, ध्यान से पढ़िए। किसी महीने का 11वां दिन जो है वो शुक्रवार है, तो पिछले महीने का अंतिम दिन जो है वो कौन सा होगा। अब यहाँ पे देखें अंतिम दिन कौन सा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोला गया 11वां दिन शुक्रवार है, तो 11 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 4 होगा, 4 तारीख को शुक्रवार होगा, क्योंकि 7 4 11 हुआ, तभी जाके वहाँ पे 11 का शुक्रवार होगा। तो 4 तारीख को यहाँ पे होगा क्या, शुक्रवार। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं, महीना इसमें हम 30 का ही मानते हैं। अब इसके यहाँ पे वापस चले, 3 को क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार, फिर 2 को हो जाएगा बुधवार, और इसी तरीके से यहाँ पर 1 को हो जाएगा यहाँ पर मंगलवार, और फिर यहाँ पे जो लास्ट डे होगा उसको हो जाएगा सोमवार। तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी कि सोमवार। इस तरीके से इसको आप आसानी से कर सकते थे, बहुत आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि इसमें कथन और निष्कर्ष दिया हुआ, तो इस तरीके के प्रश्न बहुत फंसाते हैं। तो इसमें बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो लिखा है उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं सोचना है। मान लीजिए उसने लिखा है कि ग्लास आधा भरा है, तो आधा ग्लास भरा है, बस यही आपको सोचना है, ये मत सोचना है कि आधा ग्लास खाली है, उससे हमको मतलब ही नहीं है। ठीक है, तब कहता है कि आंकड़े दर्शाते हैं कि इंजीनियर डॉक्टरों की अपेक्षा 30% कम कमाते हैं। तो इंजीनियर डॉक्टरों की अपेक्षा 30% कम कमाते हैं, ये कथन है। तो निष्कर्ष जो है वो क्या होगा। अब निष्कर्ष में देखें तो क्या कहता है आपका कि इंजीनियरों की शुरुआती कमाई डॉक्टरों की शुरुआती कमाई से 30% कम होती है, डॉक्टरों की कमाई इंजीनियरों की कमाई से 30% अधिक होती है। अब यहाँ पे देखिए जो इसका कथन निष्कर्ष सही होगा, इसमें क्या होगा, वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। जो आपका कथन दिया हुआ था उसके मुकाबले यहाँ पर कोई भी सटीक बैठ ही नहीं रहा, तो हम उसको कैसे कह दें। मैंने बोला ना, जो लिखा है बस उसी पे आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि आधा ग्लास भरा है, तो ये मत समझो आधा ग्लास खा रही, तो वही यहाँ पे देखिए सेकंड में दिया है कि 30% अधिक है, तो हमको सोचना ही नहीं है, जो कथन में दिया वही देखना है। इस तरीके से प्रश्न करते हैं, बहुत ही आसान होते हैं अगर आप ये चीज़ सोच के करते हैं, वरना सबसे घुमाने वाले प्रश्न रीजनिंग में तो यही होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखिए, ये भी क्या है, अनुमान और कथन वाला है। अब 80 में कहता है कि एक रिटेलर स्टोर में अधिक ग्राहकों को आकर्षित करके उच्च बिक्री का लक्ष्य रख रहा है। उन्होंने विज्ञापन और प्रचार पर अपने विपणन बजट को बढ़ा दिया। अब कहता है कि इन धारणाओं में से कौन सा अनुमान जो है अंतर्निहित है। अब ये चीज़ रिटेलर के द्वारा करी गई, तो इसमें जो अंतर्निहित है वो क्या होगा। इसमें देखें, इसमें जो अंतर्निहित होगा वो होगा गतिविधियों और प्रचार से स्टोर में आने वालों की संख्या बढ़ेगी और अधिक ग्राहकों से तात्पर्य अधिक खरीदारी और अधिक व्यवसाय होगा। तो जो स्टोर ने यहाँ पे लक्ष्य उठाया ना अपना, जो इसमें कदम उठाया था, कथन हमने पढ़ा था अभी, तो उसके हिसाब से ये आपका बी बिल्कुल सही बैठेगा। ठीक है, ये इसकी धारणा जो है अंतर्निहित हो जाएगी। अब रीजनिंग के हमने 5 प्रश्न कर लिए, हमारे हिसाब से सब कुछ हो गया। बचा क्या है अब आपका पैसेज और डीआई, वो भी देख लें गाइज। अब क्या बचा है, अब बचा है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण। तो अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण से क्या मतलब है वो देखें। अब यहाँ पे देखें, आपको इसका प्रश्न ये पढ़ना है पैसेज, उसके बाद यहाँ पे आंसर देना है, तो मैं इसको नहीं कराऊंगा। तो 60 से लेकर 70 के बीच में आपको ये दिया हुआ है, तो ये मैं आपको नहीं कराने वाला हूँ। इसलिए नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि आप लोग करते तो हैं नहीं, क्योंकि सभी लोग हमारे यहाँ जितने पढ़ते हैं वो सब ज्ञानी हैं, क्योंकि वो उनको लगता है कि हम पूरा का देखिए आसान है, लगता है क्या है ये पैसेज है, पैसेज के क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसान होते हैं, तो इनको मैं नहीं कराने वाला हूँ। 10 नंबर अगर प्रैक्टिस सेट में सही से कर रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं, तो 10 नंबर ऐसे ही जोड़ लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी आप 10 में से 10 करके आएंगे निश्चित तौर से। तो गाइस अब पाई चार्ट के प्रश्न ले लेते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, ये आपका डीआई में पाई चार्ट का एक प्रश्न आपको एग्जाम में आएगा। तो ये पाई चार्ट है पूरा, इसकी टोटल वैल्यू जो होती है वो 360 डिग्री होती है। बस आपको इतना ध्यान रख लेना है, इसके बाद आप इसके आराम से प्रश्न सारे के सारे कर लेंगे। तो जो पहला कहता है कि सबसे ज़्यादा शेयर किस कंपनी के हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो वी का यहाँ पर दिया है 120 डिग्री है, तो सबसे ज़्यादा शेयर किसके हैं, वी के हैं। इतने आसान प्रश्न हैं, कुछ हो ही नहीं सकता इससे आसान, तो 120 इसका राइट आंसर वी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 कहता है कि कंपनी एस के शेयर की कुल कीमत कितनी है। तो कंपनी एस के शेयर की कुल कीमत हमको निकालनी है। तो कंपनी एस का यहाँ पे देख लेते हैं कितना है। ये 80 डिग्री दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है। टोटल कितना होता है, 360 होता है। अब यहाँ पे शेयर हमको निकालना है। तो शेयर निकालने के लिए क्या करेंगे, आप देखेंगे इसको गुणा 72 करेंगे। 72 क्यों करेंगे, आप बोलेंगे कि 72 आपने किया तो 72 क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 72 करोड़ इसकी कीमत दी हुई है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए प्रश्न पूरा देखिए, तो इसमें 72 करोड़ कीमत दी हुई है। तो 80/360 गुणा 72, क्योंकि करोड़ में वैल्यू है तो इसको काट देंगे। तो क्या हो जाएगा, 36 दूना 72 या का 8 दूनी 16, यानी कि आपका 16 करोड़ रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 करोड़ यहाँ पे इसकी कीमत है शेयर की। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कंपनी टी के शेयर कंपनी वी के शेयर से कितने % हैं। अब कंपनी टी और वी के शेयर को हमको अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो कंपनी वी के शेयर हम निकालें और उसके बाद कहा जाता है कि कंपनी टी के शेयर, तो कंपनी वी की 120 वैल्यू है, कंपनी टी की 60 डिग्री वैल्यू है। अब यहाँ पे देखें कंपनी टी के शेयर कंपनी वी के शेयर की तुलना में % में कितनी कमी है। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 60 आएगा। अब 60% आया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है तुलना किससे कर रहा है, वी से। तो 120 नीचे रखें, गुणा 100 कर देंगे। तो ये यहाँ पे देखिए कट गया, दोनों 50, इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी कि कंपनी वी के शेयर टी की तुलना में 50% यहाँ पर अधिक हैं। याद रखिएगा ये 50% इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 कहता है कंपनी एस और टी का कुल शेयर कितना है। अब एस और टी का कुल शेयर निकालना है। तो एस का 80 है, टी का यहाँ पर कितना है, 60 है, और अपान में 360 रख देंगे, गुणा 72 कर देंगे। 72 क्यों करेंगे, क्योंकि टोटल जो है 72 करोड़ इसकी वैल्यू है। अब इसको काट देंगे, अब यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ गया इसमें वो आ जाएगा 28 करोड़। 28 करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो 44 का राइट आंसर कितना है, वो 28 करोड़।